नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। हनुमान चालीसा पर महाभारत अभी तक जारी है। यह महाभारत राजनीतिक महाभारत है। जी हां, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को रविवार को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अस्पताल से बाहर आते वक्त उनके हाथ में हनुमान चालीसा दिखी। उन्होंने अस्पताल के बाहर आने के बाद कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं 14 दिन तो क्या 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देती हूँ कि वे महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ें और उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। नवनीत राणा ने कहा कि आने वाले निगम के चुनाव में मैं पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाऊंगी और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को बताएगी कि हनुमान के नाम और राम के नाम लेने वालों को परेशान करने का परिणाम क्या होता है। नवनीत राणा ने कहा कि अदालत के आदेश को मैं सम्मान करती हूं और लेकिन सरकार ने मेरे खिलाफ जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ मैं उठाऊंगी आवाज। तो वहीं नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे हिम्मत है तो मेरे सामने लड़कर दिखाएं। तो हनुमान चालीसा पर महाभारत लगातार जारी है और नवनीत राणा ने अस्पताल से निकलने के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रहार शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो लगातार नवनीत राणा ने कहा कि अगर मुझे इसके लिए 14 दिन क्या 14 साल तक जेल में रहना पड़े तो भी मैं रहने को तैयार हूँ। तो जिस तरीके से हनुमान चालीसा पर महाभारत लगातार जारी है, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ भी है और इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार में ये साझेदार हैं। रामजी तिवारी हैं, राष्ट्र बजरंग दल से नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं राष्ट्र बजरंग दल से। रामजी तिवारी जी, शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूँ इस चर्चा की कि जिस तरीके से जो नवनीत राणा के साथ हुआ है, राणा दंपति के साथ हुआ, उनका दोष क्या था कि उन्हें 15 दिन वहां जेल में काटना पड़ा। जेल और अस्पताल कुल मिला के 15 दिन हो जाते हैं। रामजी तिवारी जी, क्या आप समझते हैं कि उद्धव सरकार का हस्तक्षेप था इसमें, या राणा दंपति ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा को उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, क्या इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको आमंत्रित किया। वास्तव में नवनीत राणा और रवि राणा राजनीतिक मोहरे बन रहे हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हनुमान चालीसा को बीच में ला रहे हैं। हनुमान जी को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और लक्ष्य पूर्ति का साधन बना रहे हैं। हनुमान जी राजनीतिक नहीं है। हनुमान जी करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आराध्य देवता है और वो जागृत है। उद्धव सरकार को भी चाहिए था कि नवनीत और रवि राणा से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हनुमान चालीसा के नाम पर किसी को जेल भेजे जाना ये अत्यंत निंदनीय है, दुखदायक है और पीड़ा दर्शाने वाला है, पीड़ादायक है। हमको पीड़ा होती है इस विषय पर कि हनुमान जी के नाम पर राजनीति करने वाले और हनुमान जी की आराधना करने वाले करोड़ों करोड़ हनुमान भक्तों के ऊपर कुठाराघात है। लेकिन ये उद्धव सरकार की भी नाकामी है। साथ में नवनीत राणा जिस राजनीतिक लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना काम हनुमान जी के माध्यम से करना चाहते हैं, ये बेहद निंदनीय है। इन दोनों लोगों को समझना चाहिए कि हनुमान जी करोड़ों हिंदुओं के जागृत और जीवंत और वो देवता है जो सब पर सबकी रक्षा करने के लिए है। संकट कटे मिटे तुम पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ऐसे बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी पर राजनीति कतई स्वीकार नहीं है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए रत्नाकर सिंह जी, सुना आपने रामजी तिवारी को। अगर राणा दंपति हनुमान जी पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इससे बचते नहीं हैं। आपको भी समझा बुझाकर बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए था। देखिए प्रियव्रत जी, ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो
तो क्या राज्य सरकार या कोई भी सरकार, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, क्या वो कोई बीच का रास्ता अपनाएगी? देखिए, ये मुख्य मुद्दा जो है वो हनुमान चालीसा पे उनको जेल नहीं भेजा गया है, पहली चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये एक पब्लिक स्टंट है जो फिर किसी किस भी, चीज से जेल भेजा गया, बड़े- राजद्रोह लगा दिया गया उन पर? ये वही तो कह रहा हूँ जी। मैं। देवव्रत जी मेरी बात पूरी कर लेंगे। जी। मैं यही कह रहा हूँ, ये एक पब्लिक स्टंट है और मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण व्यक्ति, जो गरिमापूर्ण व्यक्ति है, वह उद्धव ठाकरे जी उनके ऊपर ललकारना, उनको चैलेंज करना, उनके घर में आकर उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का जो चैलेंज देना, कहीं ना कहीं यह मंशा जो है उनके पीछे हुई छिपी हुई राजनीति है। और राजनीति ये है कि ये किसी भी तरह से हनुमान चालीसा अजान विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि इसको आने वाले जो चुनाव है यहाँ पे बीएमसी के चुनाव, उन चुनाव में यह ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके, यह जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर सके। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। मैं आपको वही प्रश्न जो आपने पूछा, मैं उसका एकदम क्लियर जवाब देना चाहता हूँ कि हमने नवनीत राणा को जेल इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने, जब उनको अमरावती में जब वो बैठी थी और मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रही थी, तो वहां पे वो मुंबई आकर चैलेंज करने की बात कह रही थी, उनके घर आपके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह रही थी। पुलिस वहां पे गई, सीआरपीसी के तहत उन्होंने नोटिस दिया कि आप मुंबई मत जाइए, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर मुंबई आई। अपने घर में भी आकर के वो उसी तरह की बात कर रही हैं, मीडिया वालों को बुलाकर चैलेंज दे रही हैं, 6 घंटा फेसबुक लाइव होकर के चैलेंज दे रही है मुख्यमंत्री को। पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तो की। इसमें दिक्कत और क्या है जिस तरह से रत्नाकर सिंह जी? पूरे अगर वो प्रदेश में चैलेंज हिंसा कर रही फैलाने की हैं बात कह रही तो थी, वो उनका उसके चैलेंज ऊपर है ये ना। कार्रवाई की गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार को और उद्धव सरकार को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हनुमान चालीसा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेती तो आपत्ति क्या हो जाती सरकार को? भाई, जब सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने में कौन सी दिक्कत है? आप उत्तर प्रदेश चले आइए, सीएम योगी के आवास के बाहर अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता आप जेल भेज दिया जाएगा। राजनीति तो शिवसेना नहीं करना चाहती है, राजनीति का शिकार तो शिवसेना भी हो रही है महाविकास आघाड़ी के साथ में। अरे आप रुक जाइए तिवारी जी, मेरी बातें पूरी करने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, अपनी बात रख लीजिए। चलिए, आप बात रखिए अपनी, तिवारी जी आपके पास लौटेंगे। जी जी, देवव्रत जी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। तिवारी जी जैसे न जाने कितने नासमझ नेता है जो मुख्य मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। मुख्य मुद्दा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। महंगाई पे लड़ाई लड़िए, पेट्रोल डीजल पे लड़ाई लड़िए, गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ रहा है 50 रुपया कल भी बढ़ गया, उस मुद्दे पे लड़ाई लड़िए, हम आपके पास साथ हैं। रोजगार के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये उन मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये जानते हैं कि किसी भी तरह, जैसे कि आपने कल भी देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ परिसर को लेकर के जो श्रृंगार गौरी माता मंदिर के सर्वे को लेकर के जिस तरह से वहां पे दोनों समुदाय में नारे लगाए गए, क्या वहां पे पुलिस प्रशासन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था? बिल्कुल कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ये इस तरह की चीजों को जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि इनकी राजनीति इसी पर बेस्ड तो है। निर्दलीय सांसद है भाई, कैसी बात करते हैं आप रत्नाकर सिंह जी? ये देखिए, निर्दलीय सांसद है, एकदम सही है, निर्दलीय सांसद है, लेकिन उनके पीछे हाथ किसका है ये जानने की जरूरत है। वो उसी एजेंडे पर चल रही है जिस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी उनको चलने के लिए कह रही है। क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में आप मेरी बात लिख कर रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर और चुनाव लड़ेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा फैलाने का जो इनका एक एजेंडा चल रहा है पूरे देश में, उसी एजेंडे की एक कड़ी है ये हनुमान चालीसा और अजान का ये अजान को लाउड स्पीकर उसी की कड़ी है, उसी कड़ी पे ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी रामजी तिवारी जी, बड़ी हास्यास्पद विषय है। आदरणीय हमारे नेता सामने प्रतिपक्ष के बैठे हुए हैं, जब ये बता रहे हैं कि नासमझ देश में लाखों लोग हैं जो आज भी इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो भाई साहब आप तो राजनीति कर रहे हो और आपको राजनीति करने आप हनुमान चालीसा पढ़ लेने देते, अब हनुमान चालीसा करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं तिवारी जी, राजनीति करते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते हैं, आपको समझा चाहिए, आपको बेरोजगारी पे आवाज उठाइए, आप महिला पे आवाज उठाइए, आवाज उठाते हैं, हमारा
उठाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारे धार्मिक विषय है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ने के विषय आपने बनाया। आप लोग सरकार मेरे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती? मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर मैं वही सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ी जाने वाली नमाज। रत्नाकर सिंह जी, ऐसा ना मुझे समझ में आ रहा है, तिवारी जी को बातें आपकी समझ में आ रही है। पहले तिवारी जी को सुन लेते हैं। तिवारी जी, बात कंप्लीट करिए अपनी। सार्वजनिक रूप से नमाज हुई, आपने उस पर आपत्ति उठाई। सहारनपुर या अलीगढ़ या कानपुर या देश के तमाम अन्य शहरों पर खुले सड़कों पर नमाज हुई, आपने आपत्ति उठाई। आपको संवैधानिक दायरे में रहते हुए लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने के लिए कभी आवाज उठाई? आप तो राजनीति स्वयं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति राजनीति करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। आप तो स्वयं, और आपके पीछे तो आपने ही तो उनको नेता बनाया है, आपने ही तो उनको विधायक बनवाया है। खुला समय और निर्दलीय विधायक और सांसद बने हैं, तो समर्थन किसका था उनके ऊपर? किसने उनको समर्थन दिया था? चलिए अब जवाब दीजिए। जी, मैं पूरी बात इनकी सुन रहा था। देखिए, ये कह रहे थे कि वॉल्यूम कम करने की बात है। आप इनको नहीं मालूम, ये नासमझ लोग हैं। ये क्या है, हिंदू के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। आज इनके एक मुद्दे की वजह से आपके पास नेता तो आपके समझदार है। रत्नाकर सिंह जी, मुझे भी लगता है थोड़ा गरिमा बनाए रखनी चाहिए डिबेट की। रत्नाकर सिंह जी, मुझे भी लगता है थोड़ा सा गरिमा बनाए रखनी चाहिए डिबेट की। ठीक है जी। आपको पता है साईं मंदिर में कक्कड़ आरती को रोक दी गई है? आपको ये बात पता है क्यों रोक दी गई है? क्योंकि आप लोगों ने हमें बाध्य किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लाया है वो सबके लिए अप्लाई हो। हमने तो मस्जिदों में आवाज कम कर दी, लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गए। मंदिरों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। वही अभी तक कक्कड़ आरती हो रही थी, वही गणपति की पूजा रात देर तक चल रही थी, वही नवरात्रि की पूजा रात देर तक होती थी। लेकिन आप लोगों के ये झूठ का दिखावा जो है ना, आप लोगों ने किसी को नहीं ऐतराज है। केवल सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लगातार कान फोड़ू अजान के माध्यम से लोगों की नींद हराम करने का जो काम लोगों ने किया था वही काम ये मुझे नहीं लगता कि डिबेट की चर्चा का विषय है ये। आज जिस तरीके से अजान पर चर्चा कर लेंगे किसी और दिन, लेकिन हनुमान चालीसा पर जिस तरीके से महाभारत लगातार जारी है, रत्नाकर सिंह जी, आपको भी कहीं ना कहीं सोच समझ के और बैठ के पहले ही मुद्दा सुलझा देना चाहिए था, और चैलेंज नहीं कर पाती आपको राणा दंपति। रत्नाकर जी, समझ रहे हैं ना बात को? प्रश्न अपना दोहराइए, मैं बात नहीं सुन पाया इनकी बात से। मुझे लग रहा है कि पहले ही कहीं ना कहीं बैठ के आपको समझा लेना चाहिए था, सोच समझ के। हो सकता हो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं 24 में, हो सकता हो आप अगर वही मुद्दा सुलझा देते तो आपके एक सांसद बढ़ जाता, विधायक आपका एक बढ़ जाता। देखिए, और 15 दिन जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, आपकी सरकार पर आरोप गंभीर लगाया है, क्या जो प्रताड़ना उन्हें, रत्नाकर जी, क्या उन्हें वो प्रताड़ना इसीलिए झेलनी पड़ी कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया? देखिए, मैंने बहुत पहले ही प्रियव्रत जी ये बात कही कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इनको जिस धाराओं में भी बुक किया था, वो कहीं न कहीं ये समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रही थी। हनुमान चालीसा से कौन सा हिंसा फैलता है, बता दीजिए मुझे जरा। भाई साहब, भाई किसी मस्जिद में तो हनुमान चालीसा पढ़ नहीं रही थी वो, या मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ रही हो तो बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। रत्नाकर सिंह जी, जरा सोच के रखिएगा इसका जवाब, मैं आपसे जवाब लूंगा कि क्या मस्जिद में वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी जो उससे सांप्रदायिक हिंसा फैलता। ब्रेक पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे रत्नाकर सिंह जी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और रत्नाकर सिंह जी से मैं जाते जाते एक सवाल छोड़ गया था। रत्नाकर जी, क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ किसी मस्जिद में कर रही थी जिससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती? जी प्रियव्रत जी, देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य को अगर करता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए, ना उन पर राजद्रोह लगना चाहिए, मैं मानता हूं।
घर में सुनिए 153 की बात भी करूंगा मैं। हाँ। घर में हनुमान चालीसा पढ़े, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़े, आपने कार्य स्थान पे पढ़े, हर जगह पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं पे भी उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपने नियम कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति अगर लोगों के समुदाय के बीच दंगा कराने की कोशिश करेगा, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, गरिमापूर्ण पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जैसे लोगों को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। चैलेंज तो अब किया है ना रत्नाकर जी, चैलेंज तो अब किया है जब उनको 15 दिन की कठोर जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ कि पहले जेल और फिर अस्पताल। उद्धव ठाकरे उससे पहले तो उनका आरोप सिर्फ यही था ना रत्नाकर जी, उससे पहले तो उनका आरोप सिर्फ यही था, उनके ऊपर सिर्फ इसीलिए कसीदा कर दिया गया था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, सीएम हाउस के बाहर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, इतना ही आरोप था ना। सिर्फ इतनी सी बात थी, पूरी बात मैं आपसे तब से कह रहा हूं। हाँ। शुरू से मेरी बात समझिए। सीआरपीसी के तहत उनके अमरावती घर में पुलिस जाती है और नोटिस देती है कि आप मुंबई मत जाइएगा, हिंसा भड़क सकती है। फिर भी वो पुलिस की बात नहीं मानती है, मुंबई घर में आती है, फेसबुक वहां पे मीडिया को बुलाती है, मीडिया के सामने चैलेंज करती है, 6-6 घंटा फेसबुक लाइव करके मुख्यमंत्री को चैलेंज करती है और कहती है कि मैं जाऊंगी। लोग इकट्ठा होते, हिंसा भड़कने की पूरी संभावना है, पुलिस क्या करती? चलिए रामजी तिवारी जी समझेंगे कि उनके आरोप जो है उनमें कितनी सच्चाई है। चलिए रत्नाकर सिंह जी, रामजी तिवारी जी, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना का जो दुख है, जो दर्द है, जो सजा है, वो जेल है क्या? मेरे सम्मानित साथी जो हैं साथ में बैठे हैं, काफी बार इन्होंने कहा ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये ना समझ है, ये ऐसी बात बोलते हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी तरीके से मौका दिया ना, मौका दिया रत्नाकर जी। दंगा नजर आता है इनको, हनुमान चालीसा में भी दंगा नजर आता है इनको, हनुमान चालीसा करने में भी अपराध नजर आता है इनको, हनुमान चालीसा करने में सीआरपीसी नजर आती है। मुख्यमंत्री जनता का ही तो मुख्यमंत्री है, उसमें चैलेंज की किस बात है? आपने हनुमान आवाज से अनुमति लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी, या किसी को पूछना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा पढ़े कि ना पढ़े। आप रत्नाकर जी सुन लेने दीजिए जरा, मौका देंगे आपको भी, अभी समय है ना डिबेट में। घर में ही आपका पूजा घर है, घर में ही नमाज पढ़िए, घर में ही अजान करिए, सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर मत निकलिए, उनको बोलिए। अगर आप उनको बोलेंगे तो देश में हिंदू है, देश में हिंदू सुख समृद्धि चाहता है, देश में हिंदू शांति चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि कोई अराजकता, कोई दंगा। लेकिन दंगा कराने वाले आप लोगों की मानसिकता है जो देश में दंगा कराना चाहती है, देश में अराजकता फैलाना चाहती है। राम जी जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से कि इनकी मानसिकता आखिर क्या है। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, अलवर में क्या हुआ, अलवर की घटना है। देखिए एक एक करके बोल लीजिए, वरना मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, ठीक है रत्नाकर जी। रामजी तिवारी जी अपनी बात को कम शब्दों में रखिए जरा, रत्नाकर जी से फिर उसका जवाब लेंगे। आपकी भाषा शैली है। देखिए मेरा सीधा सा मानना यह है कि हनुमान चालीसा हो या कुरान हो, इसको पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आजकल देश में यही चल रहा है रत्नाकर सिंह जी, ऐसा ही है ना? ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये अगर एमआईएम के प्रमुख जो है ओवैसी जी कल को हैदराबाद से चैलेंज करेंगे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने जाऊंगा या घर पे जाऊंगा, उनके आवास पे जाऊंगा
और वहां पे नमाज अदा करूंगा। चैलेंज करेंगे मीडिया में। पुलिस प्रशासन क्या काम करेगी जरा ये मुझे बता दें। ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनको राजनीति करनी है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर इनको हनुमान चालीसा या कोई भी अजान से इतनी ही आपत्ति है तो ये एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं लेके आते हैं। एक राष्ट्रीय नीति लेके आइए और उस राष्ट्रीय नीति को हर जगह पालन करवाइए, हर स्टेट में पालन करवाइए। सड़कों पे नमाज नहीं होगा और 10 से 6 जो कंपलसरी किया गया सुप्रीम कोर्ट ने वो कहीं पे भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये तो हर राज्य कर भी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नीति ला करके आप उसको अपनी बातों को रखिए। आप अनर्गल जो है प्रलाप करेंगे, अनर्गल हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अनर्गल जो है हनुमान चालीसा जैसा, जो कोई किसी ने मना नहीं किया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति अगर हिंसा फैलाने का कारण बनेगा, कोई व्यक्ति समुदाय में सीधा सा सवाल मेरा रत्नाकर जी, सीधा सा सवाल, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। मुख्यमंत्री को चैलेंज करेगा तो पुलिस प्रशासन 153A के तहत उसको जरूर गिरफ्तार करेगी, उसको जरूर सजा देगी। सीधा सा सवाल कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगा फैलता है? सीधा सा एक लाइन का सवाल। कौन बोला है दंगा फैलता है? वही तो आप कह रहे हैं ना, उतनी देर से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ प्रियवर जी, आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप बातों को घुमाइए मत। मैं नहीं घुमा रहा, घुमाने काम प्रवक्ताओं का है। जुबान से बात कहलवाना क्या चाहते हैं? आप ये कहलवाना चाहते हैं क्या कि हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगा फैला? नहीं, ये आप कह रहे हैं ना उतनी देर से, और यही शायद इसी का नतीजा है कि 15 दिन उन्हें जेल और अस्पताल में काटना पड़ा। किसका नतीजा? हनुमान चालीसा पढ़ने का नतीजा है। बिल्कुल सीधी तरीके से जब हनुमान चालीसा वो पढ़ती है तभी उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद उससे पहले पुलिस को क्या नहीं पता चलता कि वो मुंबई में एंट्री ले चुकी है? उससे पहले पता नहीं चलता क्या रत्नाकर सिंह जी आपकी पुलिस को? सुनिए प्रियव्रत जी, आप सुनिए प्रियव्रत जी, आप अगर अपनी बातों को मेरे मुंह में डालना चाहेंगे। नहीं, मैं अपनी बातों को नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप जिस तरीके से मुझे समझाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर एक आरोप नहीं था। समझा चुका हूं 3 बार, मैं आपके चैनल पे समझा चुका हूं कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से उनको 14 दिन की जेल में भेजा गया। और क्या सीधी सी बात है रत्नाकर सिंह जी, सीधी सी बात है। हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति बंद कर दीजिए। लोगों को उकसाने के लिए जेल में भेजा गया, नियम कानून को अपने हाथ में लेने के लिए जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री को चैलेंज करने के लिए जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री को चौथी बार मैंने ये चीज कही है। मुख्यमंत्री को चैलेंज करना कौन सी गलत बात है? मुझे ये समझा दीजिए, कौन से कानून में लिखा है ये बता दीजिए जरा। वाह, जिग्नेश कैसे बता दीजिए मुझे? भूल गए अभी? जिग्नेश मेवानी को 3 महीने की जेल क्यों करवा दिया गया? गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी को क्यों जेल कराया गया? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था प्रधानमंत्री के खिलाफ। अगर एक ट्वीट करने पे अगर 3 महीने की उनको जेल में, उनको 2500 किलोमीटर आसाम में ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पे अमरावती में बैठी अगर एक महिला सांसद जो है मुख्यमंग को चैलेंज करेगी, मुझे लग रहा है उनका आरोप सिर्फ इतना था कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार में साझेदार नहीं थी। मुझे लग रहा है कि उनका जो उन्हें 15 दिन काटने पड़े, मुझे लग रहा है सिर्फ यही उनका दुख था और यही शायद उनका दोष था कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल नहीं थे। फिलहाल बिल्कुल रत्नाकर जी, मैं आपकी बातों को पूरी तरीके से समझ गया। फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से हनुमान चालीसा पर महाभारत लगातार जारी है और अब राणा दंपति 15 दिन, नवनीत राणा की बात कर लें तो 15 दिनों जेल और अस्पताल में काटने के बाद आज जैसे ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया, वैसे ही उन्होंने उद्धव सरकार पर प्रहार किया कि आप जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, आप जहां से भी ताल ठोकेंगे, नवनीत राणा वहां से भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर उनके सामने नजर आएंगे। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।